Hi everyone, welcome to my कैरियर लीडर क्लास है। क्लास 10 चैप्टर 5 से आज हम फिर एक वीडियो लेके आए हैं जो कि हमारा ये पार्ट 5 है। इसमें हम टॉपिक 6 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक 6 पे हम बढ़ते हैं जिसका नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। कहने का मतलब ये जो है इंडिया जो है प्रिंटिंग का वर्ल्ड जो है कैसे बना इंडिया में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस टॉपिक को। लेट अस सी व्हेन प्रिंटिंग बिगेन इन इंडिया एंड हाउ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन वेयर रिटन बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। कहने का अब आइए देखते हैं कि भारत में जो है, इंडिया में जो है प्रिंटिंग कब शुरू हुई और ये जो था मतलब ये सूचना, ये जो विचार जो है मतलब कैसे लिखे जाते हैं, ये सब चीज़ कैसे हुआ, तो ये सब चीज़ हम आगे देखते हैं। 6.1 मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। India had a very rich and old tradition of hand-written manuscript in Sanskrit, Arabic, Persian, as well as in various vernacular languages. Manuscripts were copied on palm leaves or an handmade paper. Pages were sometimes beautifully illustrated. They would be either pressed between wooden covers or sewn together to ensure preservation. Manuscripts continued to be produced till well after the introduction of print, down to the late 19th century. भारत में जो इंडिया में जो है इंडिया में प्रिंटिंग मतलब ये अरबी, फारसी मतलब जो था पर्सियन, ये मतलब विभिन्न तरह का जो है ये हस्तलिखित वो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब बोलते हैं, पर मतलब पांडुलिपि मतलब पुरानी स्क्रिप्ट के द्वारा लाया गया, ये परंपराएं थी। और ये जो था इलस्ट्रेटेड जो होते थे मैन्युस्क्रिप्ट जो होते थे वो मतलब पत्तों और हाथ से मतलब बने कागज़ पर पहले नकल किया जाता था, नकल बनाई जाती थी। और कभी कभी तो मतलब ये मतलब पेपर पे बेहतरीन तस्वीर भी बनाई जाती थी, प्रिंट भी किया जाता था। फिर उन्हें मतलब एज बढ़ने के एज मतलब ओल्ड एज के ख्याल से इसको जिल्द में मतलब सील कर बांध कर रखा जाता था। 19वीं सेंचुरी के अंत मतलब तक लास्ट तक मतलब प्रिंट आने के बाद भी जो थी लिपियाँ जो थी छापी जाती थी, प्रिंट किया हाथों से बनाई जाती थी उस टाइम। Manuscripts, however, were highly expensive and fragile. They had to be handled carefully, and they could not be read easily as the scripts was written in different style. So manuscripts were not widely used in everyday life. Even though thought pre-colonial Bengal had developed an extensive network of village primary schools. Primary school student very often did not read texts; they only learned to write. Teachers dedicated provision of texts from memory, and a student wrote them down. Many thus become literature without ever actually reading and kinds of text. लेकिन देखिए बट ये जो था मैन्युस्क्रिप्ट जो था वो काफ़ी महंगी होती थी, काफ़ी कॉस्टली होती थी, तो वो एक दूसरे को सावधानी से लेना ये आसान नहीं था और ये अलग अलग तरीके से लिखे जाते थे, इसको पढ़ना भी आसान नहीं था। इसीलिए जो था ये मतलब दैनिक जो था हमेशा के इस्तेमाल में नहीं होता था। लेकिन ये जो था बंगाल के कुछ ग्रामीण जो था स्कूल जो था प्राइमरी स्कूल प्राथमिक पाठशालाएँ जो थी वो आमतौर पर मतलब उसमें किताबें नहीं पढ़ते थे, मतलब ये जो तो टीचर्स होता है मतलब अपने उनको याद होता था और वो एक स्टोरी के टाइप से बुक को सुनाते थे और वो स्टूडेंट क्या करते थे उनको लिख लेते थे और कई सारे लोग बिना कोई मतलब किताब पढ़े ही साक्षर बन जाते थे, बिना बुक पढ़े ही वो लोग साक्षर बन जाते थे। Print comes to India. 6.2 Prints come to India. The printing press first came to Goa with
For Turki missionaries in the mid 16th century, justice जेसुइट जो थे प्रेस्टीज लर्नेट कोनकनी एंड प्रिंटेड सेवरल tracts by 1674. About 50 books had been printed in the Konkani and in Kannada language. Catholic priests printed the first Tamil book in 1579 at Cochin, and in 1713 the first Malayalam books was printed by them. By 1710 Dutch Protestant missionaries had printed 32 Tamil texts, many of them translation of older works. यानी कि जो प्रिंटिंग जो था सबसे पहले 16th सेंचुरी में भारत की कहाँ गोवा में आई। और ये जो था पुर्तगाली मशीनरीज के जो धर्म के जो प्रचारक थे वो जेसुइट ये कोंकणी सीखी और कई सारे ये क्या किए पुस्तकें प्रिंट की, कई सारे बुक प्रिंट किए। 1674 तक जो था कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 बुक छप चुकी थी। और कैथोलिक पुजारियों जो थे जो 1579 में कोचीन में पहले तमिल किताबें प्रिंट हुई। 1730 में पहले मलयालम किताब जो प्रिंट होने वाले थे वही डच प्रोटेस्टेंट में धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें प्रिंट की, जिनमें से कई ओल्ड बुक का जो था वो अनुवाद था। The English language press did not grow in India till quite late. Even thought the English East India Company began to import press from the late 17th century. और इंग्लिश लैंग्वेज को जो था वो इंडियन में काफ़ी देर से विकास हुआ, नहीं कर पाया था। ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो 17th सेंचुरी के अंत में ये प्रिंटिंग शुरू हुआ था। From 1780, James Augustine Hickey began to edit the Bengal Gazette, a weekly magazine that described itself as a commercial paper open to all but influenced by none. So it was private English enterprises proud of its independence from colonial influence that began English printing in India. Hickey published a lot of advertisement, including those that related to the import and scale of sales, but they also published a lot of gossip about the company's senior official in India, encouraged by the Governor General Warner Hastings. Hickey and encouraged the publication of officially that damaged the image of the colonial government. By the close of the 18th century, a number of newspapers and journals appeared in print. There were Indians who began to publish Indian newspapers. The first of appear was the weekly Bengal Gazette, brought out by Gangadhar Bhattacharya, who was close to Ram Mohan Roy। अब देखिए इस पैराग्राफ का मतलब है जेम्स ऑगस्टिन ने 1780 में क्या किया, बंगाल गजेट नामक एक वीकली जो था वो पत्रिका का प्रकाशन किया, वो शुरू किया, जिसमें उन्होंने खुद ये लिखा कि हर किसी के लिए ये जो था ये बुक का जो था ये व्यवसाय जो था वो किसी को प्रभाव में नहीं ला सकता। यानी कि ये जो था पत्रिका भारत के प्रिंट में चलने वाले उपन्यासिक आज़ाद अंग्रेजी उद्यम थी और इंग्लिश उद्यम, इसमें स्वतंत्रता का एक अलग ही अभिमान था। हिक्की जो था ढेर सारे जो था वो एडवर्टाइजमेंट जो थे प्रिंट करते थे, जिसमें लेकिन वो भारत इंडिया में एक वो थे अंग्रेज अधिकारियों से जुड़े हुए थे, वो बातों को क्या करते थे, प्रिंट करते थे। और इससे उनसे नाराज़ हुआ गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया इसी बातों के लिए, क्योंकि इंडिया में रह के उन्होंने अंग्रेज़ों के बातों को, नोटिस को वो प्रिंट करते थे। तो इस कारण वहाँ के गवर्नर ने उन पे केस कर दिया, मुकदमा कर दिया और उनको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया।
ऐसे में मतलब ये जो था न्यूज़पेपर का जो था वो मतलब न्यूज़पेपर को वो करना शुरू कर दिया था। और वहाँ पे इंडियन में जो था इसके अंग्रेज़ों की जो थी वो मतलब न्यूज़ को सूचना को ज़्यादा बढ़ावा दे रही थी। तो 18वीं सेंचुरी के अंत में लास्ट में कई सारे जो था वो जो छपने लगी, वो न्यूज़पेपर छपने लगी, पत्रिकाएं छपने लगी, उपन्यास छपने लगी। जो कुछ हिंदुस्तानी इंडियन जो थे वो अपने अखबार में छपने लगे थे। ऐसे मतलब ये जो एक पहला राजा था राम मोहन राय, जो मतलब गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित जो था बंगाल गजट जो किसने प्रकाशित किया था? राम मोहन राय। चलिए अब ये 6 टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अब हम चैप्टर 5 के 7 टॉपिक पे चलते हैं। 7 रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट। From the early 19th century, as we know, there were intense debate around religious issue. Different groups confirmed the change happening within colonial society in different way and offered a variety of new interpretation of the belief of different religions. Some criticized exciting practice and campaigned for reform, while others counted the argument of reformers. These debates were carried out in publish and in print. Printed tracts and newspaper not only spread the new idea, but they shaped the nature of the debate. A wider public could now participate in this public discussion and express their view. New ideas emerged through the classes of opinion. अब यहाँ पे देखिए चैप्टर 7 में बहस हो रही किस बातों पे? तो एक रिलीजियस यानी कि धर्म के समाज में धर्म को कैसे सुधारा जाए, इस बातों पे बहस हो रही है। तो कहने का मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 19वीं सेंचुरी के मतलब शुरुआत में ही इस बातों को लेकर बहस था। फ्रांस में इस बातों को लेकर बहस था, धर्म के प्रति बहस था। तो अलग अलग लोग जो थे समाज में रह रहे, अलग अलग बदलावों से वो लोग जूझ रहे थे और धर्म की अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी बात मतलब अपनी अपनी सुझाव वो दे रहे थे। कुछ रीति रिवाज का आलोचना भी हो रहा था और जबकि कुछ मतलब समाज सुधारकों जो थे वो इसके खिलाफ भी खड़े थे। और सारे ये जो वाद विवाद था वो प्रिंटिंग के कारण ही हुआ था। पब्लिक क्यों हुआ था? क्योंकि प्रिंट में कलरगी को, नॉवेल्टी को, चर्च के को लोगों को दिखाया था, प्रिंट करके दिखाया गया था। तो इसके कारण उन लोगों में रिवॉल्यूशन की भावना आई थी, उन लोगों में धर्म की भावना जगी थी। वो लोग अपने अपने धर्म को अपने अपने नज़रिए से देख रहे थे। तो इस कारण उन लोग में ये बदलाव आया था और इस पे बहस हुई थी। और मतलब वहाँ के लोगों में ये जो मतलब जाहिर सी बात है कि ये जो मतलब धर्म का जो एक नया विचार उभरा था वो तो प्रिंटिंग के कारण ही उभरा था, ये जो कि हम पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वाज टाइम ऑफ इंटेंस कंट्रोल। इस टॉपिक में भी यही है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें भी। तो इसमें भी यही बताया गया है कि समाज में जो था सोशल लोग जो थे, जो धर्म सुधारकों थे, जैसे कि बीच अब देखिए हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ओवर मैटर्स लाइक विडो, इमोलाइजेशन, मोनोथिज्म। अब देखिए यहाँ पे विधवा के बीच और ब्राह्मण पुजारी वर्ग के बीच मतलब कैसे ये बहस हुआ। सो देखिए अब ये जो थे ब्राह्मण लोग जो थे, विधवा लोग जो थे, वो उनको लेकर एक अलग ही मुद्दा बन गई, अलग ही बहस बन गई। पहले तो आप लोग ने हिस्ट्री में इससे पहले भी पढ़ चुका है कि पहले हमारे समाज में विधवा जो लोग होते थे उनका कोई दर्जा नहीं था, उनको हम लोग एक मतलब अलग ही नज़रिया से देखते थे। और इसमें क्या हुआ, प्रिंटिंग हमारे मतलब इंडिया में आई, हर जगह प्रिंटिंग हुआ, तो प्रिंटिंग में इसको और प्रेस करके दिखाने जाने लगा। तो जो लोग नहीं भी समझते थे उन लोगों में ये एनलाइटमेंट हुई, उन लोगों ने भी ये उन लोगों में भी ये विचार आई। तो
उनका एक अलग ही मतलब बहस हो गया। और ये अखबारों के ज़रिए मतलब ये तरह तरह के सूचना आने लगी, नोटिस आने लगी, लोगों में ये तर्क आने लगा। 1821 में मतलब कौमुदी प्रकाशित हुआ और उसमें जो था डेस्पोटिज्म के बारे में एक अलग ही विचार था, आइडिया था। और उसमें ये समाचार तो चंद्रिका का सहारा लिया गया और फारसी अखबार जाम ए जहां नाम और शमूशुल अखबार 1822 में इसको प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं है, इस चैप्टर में सिर्फ यही है, फिर आगे भी हम देख लेते हैं। इन नॉर्थ इंडिया द उलमा वेयर डीपली एनक्यूज्ड अबाउट द collapse of Muslim dynasty. They feared that colonial ruler would encroach conversion change the Muslim personal law. To counter this, they used cheap जो ये मतलब प्रेस पब्लिश्ड पर्सियन एंड उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ होली स्क्रिप्ट्स and printed religious newspaper and tracts. The Deoband Seminary, founded in 1867, published thousands upon thousands to fatwa, telling Muslim readers how to conduct themselves in their everyday lives and explaining the meaning of Islamic. अब देखिए इसमें जो है मतलब नॉर्थ इंडिया में उलमा जो था क्या का मुस्लिम लोगों को लेकर ये था, जो चिंतित थे, उन्हें यह डर था कि ये जो डेस्पोटिज्म है, ये जो धर्म है को मतलब बढ़ावा तो दे रहा है, वो मुस्लिम लोग भी अपना एक अलग रूल लाए और वो लोग भी इससे निपटने का सोचा। और ये मतलब इन लोगों के मतलब धर्म में उर्दू का अनुवाद, उर्दू का भी एक मतलब प्रिंटिंग का उर्दू बुक भी छपने लगे, अखबार होता है वो मतलब गुट के निकलने लगे। 1867 में देवबंद सेमिनरी मुसलमान पाठकों का जो था रोज़मर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांत मतलब समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए गए। और 19वीं सेंचुरी के दौरान कई इस्लामी लोग जो थे वो सेमिनरी पैदा हुए, धर्म को लेकर सब अपनी अपनी व्याख्याएं दी और हर कोई अपना मतलब अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहता था, दूसरे को धर्म को काटना चाहता था। तो ये रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, अब अपने अपने धर्म को लेके अपने अपने मतलब बहस शुरू हुआ लोगों में, हिंदू और मुस्लिम में ये बहस शुरू हुआ। अमंग हिंदूज टू प्रिंट encouraged the reading of religious textile, especially in vernacular language. The first printed edition of Ramcharitmanas of Tulsidas, a 16th century text, came out from Calcutta in 1810. By the mid-19th century, cheap lithographic edition flooded North Indian markets. From the 1880s, the Naval Kishore Press at Lucknow and the Sri Venkateswar Press in Bombay published numerous religious texts is vernacular in their printed and portable form. These called be read easily by the faithful at any place and time. They could also be read out to large group of literature, man and woman. Religious texts therefore reached a very wide circle of people, encouraging discussion, debates, and controversies within and among different religions. Print did not only अब देखिए इसमें था, इससे पिछले टॉपिक में हमने देखा कि मुस्लिम लोग कैसे अपने धर्म के प्रति वो डिबेट किए, कैसे उन्होंने अपने बुक को ही प्रिंट करने का वो किया। अब ये देखिए हिंदुओं का जो था, हम लोग का हिंदुओं के बीच जो था वो जो प्रिंटिंग था, मतलब हम लोग का जो धार्मिक है, हिंदुओं का जो धार्मिक है वो कौन सा बुक था? तो तुलसीदास की लिखी हुई बुक थी जो 16th सेंचुरी में आया था। कौन सा आया था? रामचरितमानस। ये याद करने की चीज़ है, ये हम लोग याद रखेंगे, आप लोग याद रखिएगा। जो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। और ये कब आया था इंडिया में? तो 16th सेंचुरी में आया था।
1810 कलकत्ता में जो प्रकाशित हुआ था, ये 19th सेंचुरी के लिथोग्राफी संस्करण जो था वो भारत में आया था। लखनऊ के नवल किशोर जो प्रेस था, प्रिंटिंग था, वो श्री वेंकटेश्वर प्रेस मतलब भारत में अनेक धार्मिक किताबों का जो था प्रिंटिंग किए थे, लाने जाने लगे थे। और इससे मतलब इसको हम कभी भी किसी से पढ़ सकते थे। अनपढ़ लोगों को भी बड़ी भीड़ से बोल कर भी इनको समझाया। रामचरितमानस को जो पढ़े एडुकेटेड लोग होते थे वो पढ़ कर, जो नहीं पढ़े भी लोग होते थे उनको समझाते थे, तो उन लोग को भी बहुत इंटरेस्ट था इसमें। मतलब धार्मिक पुस्तकें जो बड़ी तादाद में था लोगों के बीच पहुंच रही थी, और इनके अपने अपने धर्म के प्रति लोगों का जो था डिबेट भी हो रहा था, एक बहस भी हो गई थी। एक ऐसी स्थिति में हिंदू मुस्लिम के बीच भी एक बहस शुरू हो गई थी। लेकिन बट ये जो था प्रिंटिंग का जो था, ये जो डिबेट जो था ये समाज में, सोसाइटी में, ये एक दूसरे को जोड़ने का भी काम किया था। ओके, तो चलिए अब हम आगे के नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा टॉपिक नंबर 8 है, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। तो ये टॉपिक हम अगले के वीडियो में डिस्कस करेंगे। न्यू पब्लिकेशन का न्यू फॉर्म्स कैसे आया, तो अब ये हम लोग अगले के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, अगले की वीडियो में इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप लोग को यदि, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी करना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।